नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 13 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। लेकिन क्लास के पहले आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है और पेन अपने साथ रखना है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैम आपको क्लास में बताती हैं वो सारे पॉइंट्स को आपको लिखना है, क्योंकि हर पॉइंट से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। लास्ट क्लास में अगर हम देखें तो हमने पॉलिटी के क्वेश्चंस को कवर किया था और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को कवर किया था। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इकोनॉमी में दिक्कत होती थी, तो मैंने इकोनॉमी के इधर बीच कई प्रश्नों को कवर किया है। तो आप लास्ट टेस्ट जो हुए हैं उनको देख सकते हैं अगर आपको भी इकोनॉमी में दिक्कत होती है, क्योंकि आप ही में से स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि अब उनको इकोनॉमी समझ में आने लगी है। तो आप ही के फीडबैक पे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, जो भी नए स्टूडेंट हैं वो पास्ट के जितने भी टेस्ट हैं उनको एक बार ज़रूर देख लीजिए। स्पीड बढ़ा लीजिएगा, 0.75 करके देख लीजिएगा लेकिन ज़रूर। और जितने भी पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं आप उनको लिखते चलिए। क्लास जब एग्जाम पास आएगा ना तो आपको अपने हैंड रिटन नोट्स जब आप देखेंगे ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने पढ़ाई की है और मुझे ये सब टॉपिक के बारे में पता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है जब परीक्षा बहुत पास में आ जाती है तो कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, फिर लगता है पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उस समय जब आप अपनी मेहनत देखते हैं ना, अपनी नोट्स देखते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं मैंने अच्छे से पढ़ाई की है, मुझे सफलता मिलेगी। ठीक है, तो अब आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। कोई भी डाउट अगर आपको होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप में से कुछ स्टूडेंट कह रहे थे मैम क्लास की टाइमिंग बहुत लेट हो गई थी, तो क्लास देखिए आप इन लेक्चर्स को कभी भी देख सकते हैं। आप स्पीड बढ़ा के आराम से अपने अनुसार इन लेक्चर्स को देख लिया करिए। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए। ठीक है, तो अब आज के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं 2 मिनट का टाइम आप लोगों का और लूंगी और आपको बताना चाहूंगी इस फाउंडेशन कोर्स के बारे में जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। ये यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025 के लिए है। यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया जा रहा है। जब हम बात कर रहे हैं मेंस की, तो मेंस में आपके सारे जीएस पेपर को कवर किया जा रहा है, साथ ही साथ हिंदी और एसए पेपर को भी कवर किया जा रहा है। किस तरीके से आपको अपने मेंस की तैयारी करनी है ये भी आपको बताया जाएगा। तो क्लास अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स भी लेकर आया है, जिसके बारे में जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं। ये मेंस 2024 के लिए है। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। क्लास ये जो पूरा क्रैश कोर्स है ना, इसमें आपके जीएस के पेपर को वेरियस टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया गया है। इन टॉपिक्स की टाइम टेबल जो है, किस दिन कौन सा टॉपिक आपको दिया जाएगा, इसका टाइम टेबल आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप सर से कांटेक्ट करिए, सर आपको टाइम टेबल प्रोवाइड करा देंगे। फिर टाइम टेबल के अनुसार उस दिन के टॉपिक से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके अनसॉल्व्ड होते हैं, जिनके के आंसर्स आपको खुद लिखना है और हमें सेंड करना है। हमारे यहाँ के फैकल्टी उसको चेक करके आपको फीडबैक देंगे। और 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके के मॉडल आंसर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो टोटल हर टॉपिक से रिलेटेड 10 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं 10 प्रश्नों के माध्यम से हम अपने सिलेबस को कवर करेंगे। जो दिक्कत स्टूडेंट्स को होती थी कि मैम सिलेबस पढ़ लिया है लेकिन आंसर किस तरीके से लिखना है ये नहीं समझ में आ रहा है, ये प्रॉब्लम आपको इस क्रैश कोर्स में नहीं होगी। यहाँ पर मुख्यतः आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपकी स्पीड बनेगी और किस तरीके से आपको अपने आंसर्स को डिलीवर करना है ये भी आपको समझ में आएगा। तो चलो अब आज के क्लास का हम पहला प्रश्न देखते हैं। आज के क्लास में हम लोग जो मुख्य प्रश्न हैं वो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के हैं और कुछ इकोनॉमी के भी क्वेश्चंस हैं, तो तैयार रहिएगा। देखिए पहला जो प्रश्न है, परीक्षा में अक्सर देखा जाता था कि आपके परीक्षा में पूछ लिया गया है कि इकोसिस्टम टर्म किसके द्वारा दिया गया है।
ठीक है। इकोलॉजी टर्म किसके द्वारा दिया गया है, या फिर बायोडाइवर्सिटी टर्म किसके द्वारा दिया गया है, तो उसी से रिलेटेड है, हमने सारे टर्म्स को एक ही जगह लिख दिया है। तो देखिए, बायोस्फीयर की बात की गई है, इकोसिस्टम की बात की गई है, इकोलॉजी की बात की गई है, बायोडाइवर्सिटी की बात की गई है। तो जब हम बायोस्फीयर की बात करते हैं तो ये जो टर्म है, इट वाज गिवन बाय एडवर्ड स्विट्ज, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इकोसिस्टम की जब बात करेंगे तो किसका नाम आप लोग याद रखेंगे, एजी टांसले का नाम, आर्थर टांसले का नाम याद रखिएगा, ये आपका गलत है, ठीक है। इकोलॉजी की बात करेंगे तो किसका नाम याद रखेंगे, अर्नेस्ट हैकेल का नाम याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया है। और बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है, ये किसके द्वारा दिया गया है, डब्ल्यू.जी. रॉजन द्वारा। तो याद रखिएगा ये जो टर्म्स हैं किसके द्वारा दिए गए हैं। और क्लास, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। मैं हर क्लास में अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस होता है, पर्यावरण और हम लोग बात करें पारिस्थितिक तंत्र में, तो बताने के बाद भी जब आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कई स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं तो वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बता रही हूँ, जब भी हम पर्यावरण की बात करेंगे तो पर्यावरण मतलब क्या, आप किसी पॉइंट पे खड़े हैं और आपके अगल बगल जो भी सराउंडिंग्स में चीजें हैं जो आपको घेरी हुई हैं एक समय पे, वो पर्यावरण का हिस्सा होता है। समझ में आ रहा है, जैसे आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, और आपके अगल बगल जैसा भी जो भी चीजें हैं जो आपको एक समय पे घेरी हुई हैं, वो पर्यावरण का हिस्सा है। जैसे मैं अभी यहाँ पर खड़ी हूँ, मेरे सामने कैमरा है, पीछे स्मार्ट बोर्ड है, एसी है, ठीक है, ट्यूबलाइट है, लाइट्स है, फैन है, तो ये मेरे पर्यावरण का हिस्सा है। अभी ठंड का मौसम है तो एसी नहीं चल रही है, एसी चला दूंगी तो क्या होगा, ये कमरा ठंडा हो जाएगा और ठंडा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण जो है जहां पर हम खड़े हैं वो हमारे वातावरण को भी बताता है कि किस तरीके का वहां का वातावरण होगा। अब आप कहीं पे आग जल रही है, वहां पे खड़े हो जाइए, आपके पर्यावरण में उस समय आग जल रही है तो वहां का वातावरण कैसे होगा, गर्म होगा, गर्माहट होगी। ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी पर्यावरण की बात आती है तो मतलब ये नहीं कि खाली हम जानवरों की बात करेंगे, जीव जंतु की बात करेंगे, हम इसमें जैविक अजैविक घटक दोनों की बात करते हैं पर्यावरण में। एक समय पे आपको जो भी जैविक अजैविक घटक घेरे हुए हैं वो आपका पर्यावरण होगा, ठीक है, ये चीज क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम में जब हम तंत्र की बात करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र की बात करते हैं, तो इकोसिस्टम में भी हम जैविक अजैविक घटक दोनों की बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जैसे एनवायरमेंट में जब हम बात करते हैं तब भी हम जैविक और अजैविक घटक की बात करते हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट की, इसमें भी हम जैविक अजैविक घटक की बात करते हैं। लेकिन इकोसिस्टम में एक टर्म होता है इंटरैक्शन, जैविक और अजैविक घटक के बीच में एक क्रिया होनी चाहिए, इंटरैक्शन होते रहना चाहिए, जिसके वजह से एक सिस्टम बनेगा, एक तंत्र बनेगा, जिसको कि हम पारितंत्र कहते हैं, हम इकोसिस्टम कहते हैं। और मैंने आपको बताया है जो इकोसिस्टम है वो छोटे से छोटा हो सकता है और बड़े से बड़ा हो सकता है। जैसे अगर मैं एक मुट्ठी चीनी अपने हाथ में ले लूं और कुछ चींटियां आकर इस चीनी के टुकड़े को खाने लगे, कुछ आपके हम कहें कीड़े मकोड़े यहाँ पर आकर इस चीनी के टुकड़ों को खाने लगे, तो मेरे हाथ में एक इकोसिस्टम का निर्माण हो जाएगा। कैसे निर्माण हो जाएगा, क्योंकि जो चीनियों के दाने हैं वो क्या है, वह अजैविक घटक है, वो एबायोटिक कंपोनेंट है, चीनी शुगर, ठीक है। और जो चींटियां हैं, कीड़े हैं, वो जैविक घटक हो गए और दोनों के बीच में एक क्रिया हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक इकोसिस्टम पारितंत्र का निर्माण हो जाएगा। अब एक एक्वेरियम है, उसमें आपने मछली पाल ली, दाना डाल दिया, पंप लगा दिया, तो वहां पर भी एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि पानी आपका अजैविक घटक हो गया, वो जो
आपने पत्थर डाले हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाए, वो सब अजैविक घटक हो गया। लेकिन मछली, छोटी छोटी मछली जो आपने डाले हैं या फिर केकड़े डाले हैं, कुछ भी, तो वो जैविक घटक हो गया और दोनों में एक क्रिया हो रही है, तो वो भी एक इकोसिस्टम है। और अगर हम अपनी पृथ्वी को ले, जो कि सबसे बड़ा इकोसिस्टम है, तो पृथ्वी पे तो आपको पता है कि बायोटिक अबायोटिक दोनों कंपोनेंट है, बायोटिक एबायोटिक दोनों कंपोनेंट है, जैविक अजैविक घटक दोनों हैं। तो हमारी पृथ्वी भी एक इकोसिस्टम है। तो हमेशा याद रखिएगा, इकोसिस्टम जो है वो छोटे से छोटा हो सकता है और बड़े से बड़ा हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि सुनने में ये सब चीज़ें बहुत आसान लगती है, लेकिन जब पेपर में स्टेटमेंट के फॉर्म में आता है तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि कई बार देखा गया है इकोसिस्टम से, पारिस्थितिक तंत्र से जो प्रश्न बने हैं, तो उसमें दिया रहता है कि पारितंत्र में केवल जैविक घटक होते हैं, फिर दिया रहता है पारितंत्र में केवल अजैविक घटक होते हैं, फिर एक में दिया रहता है पारितंत्र में जैविक अजैविक घटक होते हैं लेकिन इनके बीच में कोई क्रिया नहीं होती है। ठीक है, और फिर आखिरी में दिया रहता है पारितंत्र में जैविक अजैविक घटक होते हैं जिनके बीच में एक परस्पर क्रिया चलती रहती है, तो वो आपका इकोसिस्टम होता है। चलो, इतनी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। अब नेक्स्ट प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए क्लास, क्या दिया गया है यहाँ पर, एजेंडा 21 से रिलेटेड प्रश्न है ये, तो आप लोग आराम से पढ़ लीजिए अपना समय लेते हुए, फिर मैं आपको बताती हूँ। एजेंडा 21 की सही परिभाषा क्या है? यह मानव अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक कार्य योजना है। यह परमाणु निशस्त्रीकरण पर 21 अध्यायों की एक पुस्तक है। फिर यह सतत विकास के लिए एक कार्य योजना है। यह सार्क की अगली बैठक में अध्यक्ष के चुनाव के लिए एजेंडा है। तो बताइए, यहाँ पर जब हम एजेंडा 21 की बात करते हैं तो इसके पहले आपके परीक्षा में पूछा गया है कि एजेंडा 21 कब आया था। तो मैंने आपको कई बार बताया है अर्थ समिट के बारे में। अब आप लोगों को ये सब चीज़ें रट जानी चाहिए, एटलीस्ट मेरे स्टूडेंट्स को तो ज़रूर, जो मेरी क्लासेस रेगुलर कर रहे हैं, उनको कुछ समय बाद ऐसा लगना चाहिए मैम यही सब चीज़ें कितनी बार पढ़ा रही हैं, बहुत आसान है ना। तो ऐसा होना चाहिए। अब जब हम अर्थ समिट की बात करते हैं, याद रखिएगा जो कहाँ पर हुआ था, रियो दी जेनेरियो में हुआ था, जिसके वजह से हम इसको क्या कहते हैं, रियो समिट कहते हैं। ये कब हुआ था क्लास, 1992 में हुआ था और इसी अर्थ समिट में एजेंडा 21 दिया गया था, जो कि किससे रिलेटेड था, ये था एक एक्शन प्लान फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पर आपका सी सही उत्तर है। तो याद रखिएगा एजेंडा 21 रियो दी जेनेरियो में, रियो समिट में, जिसको कि हम अर्थ समिट के भी नाम से जानते हैं, 1992 में एक्सेप्ट किया गया था। एजेंडा 21 के साथ साथ अगर हम देखेंगे UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये भी इसी समय अडॉप्ट किया गया था। फॉरेस्ट प्रिंसिपल भी इसी समय अडॉप्ट किया गया था। याद रखिएगा, ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। चलो अगला प्रश्न अब देखें, इसका सही उत्तर क्या हो गया, सी आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी मैम ने मैंने आपको कितनी देर तक इकोसिस्टम के बारे में बताया। अब देखो इकोसिस्टम से ही रिलेटेड प्रश्न है, लेंदी प्रश्न इसने लेकर आ रही हूँ क्योंकि अब फॉर्मेट जो आपकी परीक्षा का है पेपर का, वो इसी तरीके से लेंदी पूछा जा रहा है। तो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट इकोसिस्टम, क्या बोला गया है, पारिस्थितिक तंत्र से रिलेटेड कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं। तो एक एक स्टेटमेंट को पढ़ें क्लास, या फिर थोड़ा सा समय अपने स्टूडेंट्स को दें कि वो लोग थोड़ा पढ़ लें। आप लोग क्या करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपना समय लेते हुए प्रश्न को पढ़िए और उत्तर देने का प्रयास करिए। मैं थोड़ी देर में आपको इसका उत्तर बताती हूँ। यहाँ पर हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो पारिस्थितिक तंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, सत्य कथन बताना है, राइट स्टेटमेंट। पारिस्थितिक तंत्र में जैविक अजैविक दोनों घटक शामिल होते हैं। अभी मैंने आपको बताया, जब भी हम इकोसिस्टम की बात करेंगे यहाँ पर बायोटिक
और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट होते हैं। ये बिल्कुल सही है। तो हमको एक चीज तो पता चल गया, जो सबसे इजी स्टेटमेंट दिया गया 1 वाला, तो यहाँ 1 दिया गया है, तो हम इसको एलिमिनेट कर देते हैं। कर दें एलिमिनेट? कर दिया। ऐसे ही तो एग्जाम में लगाते होगे। अब हमें 2 और 3 में से देखना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। सौर विकिरण पारिस्थितिक तंत्र की एक मुख्य प्रेरक शक्ति है। ये आपका बिल्कुल सही है। आपके परीक्षा में ये 1 लाइनर क्वेश्चन बना था, बोला गया था इकोसिस्टम का जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है, कोई भी पारिस्थितिक तंत्र है, उसे मुख्यतः जो एनर्जी है, ऊर्जा कहां से प्राप्त हो रही है, तो वो सूर्य से, सन से ना। पता है ना ये चीज? अगर आपको पता है, जब भी हम प्लांट्स की बात करेंगे, हम पादप की बात करेंगे, तो पादप क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में किसकी आवश्यकता है? प्रकाश की, जो कि हमें कहाँ से मिल रहा है? सूर्य से मिल रहा है, सन से मिल रहा है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो प्लांट्स है वो सन रेज को क्या करते हैं? लेते हैं और उसी के थ्रू अपने भोजन को प्रोड्यूस करते हैं, जो भी प्लांट्स होते हैं। तो जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है इकोसिस्टम के लिए, वो हमेशा सन होता है। बिल्कुल सही है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन और स्टेटमेंट को देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र एक बंद प्रणाली है। नहीं, पारिस्थितिक तंत्र एक बंद प्रणाली नहीं है। ये तो एक ओपन इकोसिस्टम है ना, ओपन सिस्टम है। हमने कहीं से भी अपने किसी भी, हम अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें, एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें, तो हमने उसको बंद थोड़ी कर दिया है। ये तो एक ओपन सिस्टम है ना। अगर हम चाहें तो मछली को वहां से लाकर यहाँ रख सकते हैं, या फिर हम चाहें तो कुछ और मछलियां ले जाकर पॉन्ड में डाल सकते हैं, ठीक है। हम चाहें तो जंगल को काट के ग्रासलैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्लोज सिस्टम नहीं है, हमेशा ये एक आपका ओपन सिस्टम है। पारिस्थितिक तंत्र की अपनी उत्पादकता नहीं होती। गलत। अभी हमने देखा कि किसी भी हम इकोसिस्टम की बात करेंगे तो उनकी अपनी उत्पादकता होगी, उनकी अपनी प्रोडक्टिविटी होगी, होगी ना। कोई भी इकोसिस्टम है, अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम ले ले, जलीय पारितंत्र की बात कर ले, तो वहां पर अपनी प्रोडक्टिविटी होगी। हम बात करते हैं किसकी? जैसे हम आपसे बात करते हैं जब इक्वेटर में, तो मैंने आपको बताया था ना, जो ये विषुवत रेखा के पास जो आपके उष्णकटिबंधीय रीजन है, जो ट्रॉपिकल रीजन है, वहां पर प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती, वहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होगी। जैसे जैसे हम ध्रुव की तरफ मूव करेंगे, पोल की तरफ मूव करेंगे, जो बायोडाइवर्सिटी है, प्रोडक्टिविटी है, वो घटती जाएगी ना, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ बहुत ही कम है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके बिल्कुल गलत हो गए क्लास। उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अब मैम को स्लाइड से एकदम हटना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन ढंग से नहीं दिखेगा। चलो अब पढ़ो अच्छे से। आप लोगों को प्रश्न दिख रहा होगा। क्या दिया गया है? कीस्टोन स्पीशीज की बात यहां पर की गई है। 1 मिनट क्लास, स्लाइड को चेंज कर दे, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या दिया गया है? कीस्टोन स्पीशीज की बात की गई है। कीस्टोन स्पीशीज आर स्मॉल साइज प्लांट and organism which have large effect on environment. Keystone species play critical role in maintaining the structure of an ecological community. Keystone species do not generally affect the organism. ठीक है, पढ़ लिया आप लोग ने, हिंदी में भी पढ़ लीजिए। क्या दिया गया है? कीस्टोन स्पीशीज जो होते हैं वो छोटे आकार के पौधे और जीव होते हैं, जिनका पर्यावरण पर बड़ा प्रभाव होता है। कीस्टोन प्रजातियां पारिस्थितिक समुदाय की संरचना को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कीस्टोन प्रजातियां आमतौर पर अन्य जीवों को प्रभावित नहीं करती है। अब पढ़ लिया होगा आप लोग ने। उत्तर बताऊं क्लास ना? चलो अब ध्यान से सुनना। यहां पर कीस्टोन स्पीशीज लिखा गया है, तो जो सबसे पहला स्टेटमेंट है, जो कीस्टोन स्पीशीज हैं वो आपके स्मॉल साइज्ड के होते हैं। नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं है।
ये चीज याद रखिएगा। कीस्टोन स्पीशीज जो होते हैं वो आपके बड़े आकार के होते हैं और इनका पर्यावरण पर अगर हम देखें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रभाव पड़ता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये सही है, लेकिन छोटे साइज के होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, तो ये आपका गलत हो गया। अब एग्जाम्पल दूं, जैसे शेर, जंगल का शेर जो है वो कीस्टोन स्पीशीज है। अगर मैं आपसे कहूं पानी में, तो पानी में जो व्हेल है ना वो कीस्टोन स्पीशीज है, ठीक है। तो ये तो आपका गलत हो गया। कीस्टोन प्रजातियां जो हैं वो पारिस्थितिक समुदाय की संरचना को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हाँ, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये जो लिखा है ये अन्य जीवों को प्रभावित नहीं करती हैं, ये सबसे गलत है। इसी वजह से वो प्रभावित करती हैं, इसी वजह से हम उनको कीस्टोन स्पीशीज कहते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके गलत हैं। प्रश्न में क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट बताना है। तो 1 और 3 आपका इनकरेक्ट है। सही उत्तर सी हो जाएगा। अब क्लास ध्यान से देखिए, अगर अभी तक आपको कीस्टोन स्पीशीज नहीं पता है, यहां पर हम 2 चीज देख रहे हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम देख रहे हैं, जलीय पारितंत्र। यहां पर आपको क्या दिख रही है? वेल दिख रही है, ठीक है, शार्क है, सॉरी। यहां पर ये आपको बड़ी सी मछली शार्क दिख रही है, दिख रही है ना, दिख रही है ना। और यहां पर आपको शार्क नहीं दिख रही है। अब देखो, पानी में इस कीस्टोन स्पीशीज के वजह से क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो शार्क है वो पानी में क्या प्रभाव डालेगी? ये जो शार्क है ये काउ नोज रेस कहा जाता है, ठीक है, इनको काउ रेस नोज कहा जाता है। इन स्पीशीज को छोटे छोटे काउ नोज की तरह होती हैं, तो इनका नाम ऐसे है। ये जो है वो किस पर फीड करती हैं? यहाँ पर जो छोटे छोटे केकड़े होते हैं, ठीक है, एंथ्रोपोड्स होते हैं, उन पर ये फीड करती हैं, ठीक है। और जो शार्क है वो इनको खाती है। ध्यान से सुनना क्लास, अभी एक ही बार में समझ में आ जाएगा। थोड़ा इन यहां से रिमूव करती हूं, ध्यान दीजिएगा। फूड चेन पढ़ा है ना, फूड चेन। घास को कौन खाता है? ग्रास होपर खाता है। ग्रास होपर को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को ईगल खाता है। पढ़ा है ना, वही चीज है। अब ये जो एंथ्रोपोड्स हैं वो किसका खाना है? वो इसका खाना है, इस वाले ये काउनोज रेस का खाना है, ठीक है, वो इन पर फीड करती हैं। और शार्क जो है वो इन पर फीड करती है। समझ में आ रहा है? शार्क जो है वो काउनोज रेस पर फीड करती हैं, सब एक दूसरे को खा रहे हैं। हमने आपसे क्या कहा? हमने शार्क को हटा दिया इसमें। जब हमने शार्क को हटा दिया तो क्या हुआ? ये जो काउ नोज रेस हैं, ये जो मछली हैं, ये ओवर पॉपुलेटेड हो जाएंगे, क्योंकि इनको खाने वाली ऊपर कोई मछली नहीं बची है। शार्क पानी में नहीं है, एक कीस्टोन स्पीशीज यहाँ पर नहीं है, जिसके वजह से यहाँ पर जो एंथ्रोपोड्स थे उनकी पॉपुलेशन जो है वो घटने लगेगी। समझ में आ रहा है? लेकिन इनकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ने लगेगी। देखो यहाँ पर आपको कितने एंथ्रोपोड्स दिख रहे थे, बैलेंस था ना, लेकिन यहाँ पर एक शार्क को हटाने की वजह से काउनोस जो रेस है उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई, जिसके वजह से जो केकड़े वेकड़े थे नीचे उनकी पॉपुलेशन घट गई। तो ये फूड चेन जो है वो आपकी क्या हो गई? डैमेज हो गई ना, हम कह सकते हैं बिगड़ गई ना। समझ में आया? तो कीस्टोन स्पीशीज का बहुत ही बड़ा रोल होता है। इसी तरीके से अगर हम एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखें, ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये जो माउंटेन लॉयन है, ध्यान दीजिएगा क्लास, यहां पर ये जो माउंटेन लॉयन है ना, ये कीस्टोन स्पीशीज है। क्यों कीस्टोन स्पीशीज है? क्योंकि ये कई छोटे छोटे जानवरों को मारेगा, ठीक है। जब ये किसी छोटे जानवर को मारेगा, जैसे हिरन को ही मार दिया, हिरन को ही मार दिया, तो अब हिरन के मांस पर कई जो और छोटे छोटे जानवर हैं वो डिपेंड करेंगे, ठीक है। हिरन को मार दिया, अब लोमड़ी घूम रही है, लोमड़ी को भी खाना फ्री में मिल गया, जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं उनको भी खाना फ्री में मिल गया। लेकिन अगर ये लॉयन को हम यहाँ से हटा दें तो उस कंडीशन में क्या होगा? जो हर्बीवोरस जो जानवर हैं उनकी पॉपुलेशन आपकी बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी, जिसकी वजह से हो सकता है ग्रासेस ना बचे। बस आप एक चीज देखिए, जब भी हम फूड चेन में की बात करते हैं, जो एपेक्स पे होते हैं, जो जानवर जो सबसे टॉप पे होते हैं, अगर आप उनको उस लेवल से हटा दोगे तो क्या होगा? जो फूड चेन है वो आपकी बिगड़ जाएगी। ये याद रखिएगा, कीस्टोन स्पीशीज इज अ स्पीशीज with a dramatically large effect on ecosystem relative to its abundance। ये
याद रखिएगा, अगर ये जानवर को हम यहाँ से हटा देंगे तो सबको जो है भोजन मिलना कम हो जाएगा, हिरन मरेगा नहीं, हिरन पे ये जो ईगल डिपेंडेंट है उसको भी भोजन नहीं मिलेगा, फॉक्स को भी भोजन नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं जो फूड चेन है वो आपकी इफेक्टेड रहेगी। ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलो अब आगे देखते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न को देखिए क्लास, क्या दिया गया है। मैंग्रोव से रिलेटेड प्रश्न है, थोड़ा समय ले लीजिए। मैंग्रोव्स प्लांट, ध्यान दीजिएगा, अब आप पढ़िए आप लोग थोड़ा समय लेके। मैनी मैंग्रोव्स प्लांट पॉजेस हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट, दिस इज एन एडेप्टेशन टू सर्वाइव एंड ग्रो इन सॉल्टी वाटर। ठीक है, कई मैंग्रोव पौधों में कार्बनिक विलय का उच्च स्तर होता है या नमकीन पानी में जीवित रहने और बढ़ने के लिए अनुकूल है। तो नीचे दिए गए कोट में से कौन सा सही है। अब देखिए क्लास, जब भी हम मैंग्रोव प्लांट्स की बात करते हैं तो मैंग्रोव प्लांट्स की जो एक हम कह सकते हैं क्वालिटी है वो यही है कि ये सैलाइन वाटर में, ठीक है, ये आपके नमकीन पानी में भी सरवाइव कर सकते हैं। जो मैंग्रोव्स होते हैं ना, अगर आप इनको देखेंगे तो मेनली ये कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं, जहां पर पानी का जो लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा पानी होता है, मडी रीजन हम कह सकते हैं। और इन मैंग्रोव्स पेड़ की, अगर ये कोई मैंग्रोव है तो इनकी जड़ें जो होती है वो जमीन के ऊपर, जैसे ये अगर पानी का लेवल है तो इनकी जो रूट्स है ना वो ऊपर की तरफ ऐसे खुली रहती हैं, ठीक है, और इन्हीं खुली रूट्स से ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, श्वास लेते हैं। ये चीज याद रखिएगा। मैंग्रोव्स पेड़ के जो सीड्स होते हैं ना, जब पेड़ से गिरते हैं तब पहले से ही ये उसी पेड़ में ही जर्मिनेट कर चुके रहते हैं। यहाँ पर मैं आपको पहले उत्तर बताती हूँ फिर मैंग्रोव्स दिखाती हूँ। यहाँ पर दोनों ही बिल्कुल सही है, ठीक है, यहाँ पर बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जो कई मैंग्रोव्स पौधों में कार्बनिक विलय का उच्च स्तर होता है, जिसके वजह से ये नमकीन पानी में भी सरवाइव कर पाते हैं, ये इनकी विशेषता होती है। यहाँ पर आप देखिए, ये एक मैंग्रोव है, ठीक है, मैंग्रोव का वृक्ष है। अगर आप इनकी जड़ें देखेंगे तो इनकी जड़ें ऊपर की तरफ होती हैं, ऐसे ऊपर की तरफ, रूट्स नीचे ना जाकर, जमीन में ना जाकर ऊपर की तरफ निकल आती हैं, और इन्हीं रूट्स के थ्रू ये क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन करते हैं, ये भी याद रखिएगा। अगर आप इनके सीड्स को देखेंगे ना तो इनकी सीड्स जब प्लांट पे रहती है, ट्री पर, तभी वो जर्मिनेट कर चुकी रहती है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से इनकी रूट्स होती हैं, ठीक है, ये आपको पता चल गया मैंग्रोव्स के बारे में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही दिया है, मैंग्रोव्स जो है वो कोस्टल एरियाज में ज़्यादातर निकलते हैं, जहाँ पर हम देखें पानी जो है वहाँ का नमकीन पानी रहता है। ये सॉल्ट स्ट्रेस को कोप कर लेते हैं, ये नमकीन पानी में आसानी से उग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑर्गेनिक सॉल्यूट ये एक्यूमुलेट करते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्यूट जैसे प्रोलीन, ग्लाइसिन, बेटाइन एंड शुगर, जो कि इनके ऑस्मोटिक बैलेंस को अलाउ करता है, पानी को रिटेन करता है और इनको सर्वाइव करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। वैसे इतने डेप्थ में आपको नहीं जाना है, बस आप ये याद रखिएगा कि जो मैंग्रोव्स है ना वो जहाँ पर ये नमकीन सॉल्टी वाटर में भी ये सरवाइव कर लेते हैं, और मेनली ये तटीय रीजन में आपको मिलेंगे, कोस्टल रीजन में मिलेंगे। इनकी जड़ें ऊपर की तरफ होती है, जिसके के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं, श्वासन करते हैं, ठीक है, रेस्पायर करते हैं। चलो अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। In case of parasitic food chain, the shape of the pyramid of number is always, यहाँ पे परजीवी खाद्य श्रृंखला की बात की गई है, ध्यान दीजिएगा क्लास, क्या दिया गया है, परजीवी खाद्य श्रृंखला की बात की गई है। तो इसमें जो पिरामिड की संख्या होती है वो कैसी होती है, सीधी होती है, लीनियर होती है, मतलब रैखिक, उल्टा, या फिर नॉट सर्टेन। तो याद रखिएगा, जब भी हम पैरासिटिक फूड चेन की बात करेंगे तो यहाँ पर पिरामिड जो मिलेगा वो हमको उल्टा मिलेगा। सी आपका सही उत्तर है। अब इसको यहाँ पे पिरामिड के माध्यम से समझिए। ये हमने क्या देखा है, एक प्रोड्यूसर है, एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ पे कई चिड़िया रह रही हैं, हम एक पेड़ को लेके चले, कई चिड़िया हैं, ठीक है, ये चिड़िया जो रह रही हैं तो इन्हीं के
इन्हीं की बॉडी पे सब पे सरवाइव कर रहे पैरासाइट, जो छोटे छोटे कीड़े हैं, ठीक है। और उससे ज्यादा आपको हाइपर पैरासाइट मिलेंगे जो कि बहुत ही माइक्रो साइज के होते हैं। तो यहाँ पर हमने जब एक वृक्ष पर देखा है फूड चेन कैसा बनेगा, तो इस तरीके से आपको फूड चेन मिलेगा जो कि हमेशा इन्वर्टेड रहेगा। ध्यान रखिएगा क्लास, कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। जब भी पिरामिड आप पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप कितने तरीके के पिरामिड को पढ़ेंगे बताइए। एनवायरमेंट में आप पढ़ेंगे पिरामिड ऑफ नंबर, ठीक है, फिर आप पढ़ेंगे पिरामिड ऑफ बायोमास, और लास्ट में आप पढ़ते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। आप सभी को पता होना चाहिए जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, वो हमेशा कैसी होती है, अपराइट होती है। चाहे हम जलीय पारितंत्र में बात करें, चाहे हम स्थलीय पारितंत्र में बात करें, हम किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में बात करें, ये हमेशा आपका सीधा होगा पिरामिड ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्यों एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा होगा? क्योंकि मैंने आपको एक लॉ बताया है जिसको कि हम लिंडमैन लॉ कहते हैं। लिंडमैन लॉ में क्या है कि यहाँ पर जो पादप हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, ये सूर्य है, सन से ऊर्जा मिल रही है किसको, पादप को, जो कि प्रोड्यूसर है, ग्रीन प्लांट, ठीक है। वो इसको क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा को गेन करेंगे और फिर एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे, जहां पर आपके कंज्यूमर्स होंगे, उपभोक्ता होंगे, ठीक है। यहां पर खाली ये 10% एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे, बाकी जो 90% एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगी। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। अगर यहाँ पर 1000 किलो कैलोरी की ऊर्जा प्रोड्यूसर्स के पास है, तो इसका खाली 10% ऊर्जा जो है वो आगे ट्रांसफर होगा 100, ठीक है। फिर इसके बाद इसका खाली 10% 10, फिर खाली इसका 10% 1। तो ऐसी जो एनर्जी होती है, जैसे ही हम ट्रॉपिक लेवल पे ऊपर की तरफ जाते हैं, खाली 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे। बाकी 90% जो ऊर्जा होती है वो हीट के फॉर्म में डिसिपिएट कर जाती है। इसीलिए पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होता है। एग्जाम में याद रखिएगा। हो सकता है परीक्षा में कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट ऐसे दे दे कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होती है वो हमेशा सीधी होती है, ठीक है। एनर्जी का, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, जो 90% ऊर्जा होती है वही आपके दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफर होती है, और 10% ऊर्जा जो होती है वो किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। तो आप क्या ध्यान रखेंगे, नहीं, खाली 10% ऊर्जा जो होती है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होती है, बाकी 90% जो ऊर्जा है वो डिसिपिएट हो जाती है, लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। डन, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर पिरामिड ऑफ नंबर्स की बात करें तो ये सीधा भी हो सकता है और ये उल्टा भी हो सकता है, आप सभी को पता है। बायोमास वाला पिरामिड भी सीधा हो सकता है और उल्टा हो सकता है, दोनों हो सकता है। यहाँ पे हमने पैरासाइट की बात की है और एक पेड़ में देखा है, तो एक पेड़ पे अगर आप देखेंगे तो कितने पादप हैं यहाँ पे, प्रोड्यूसर्स कितने, खाली एक पेड़, ठीक है, एक ही पेड़ आपको दिख रहा है प्रोड्यूसर में। फिर इस पे जो आपकी प्राइमरी कंज्यूमर हैं, जो कि मेनली हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी होते हैं, जैसे पक्षियाँ, ठीक है, वो हम मान के चले 5-6 जो चिड़िया हैं वो इस पेड़ पे रहती हैं। अब इन चिड़ियों के साथ कुछ छोटे मोटे कीड़े रहते होंगे, उनका नंबर इस चिड़ियों से भी ज़्यादा है, पैरासाइट्स जो हैं, और पैरासाइट से भी ज़्यादा हमें हाइपर पैरासाइट दिखेंगे। तो याद रखिएगा, जब भी हम बात करेंगे परजीवी खाद्य श्रृंखला की, तो यहाँ पर हमको पिरामिड ऑफ नंबर उल्टा मिलेगा। ठीक है क्लास, क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। आप में से कई स्टूडेंट पीडीएफ मांग रहे थे, तो उसकी भी व्यवस्था कर दी जाएगी आगे।
ठीक है, हम टीम से बात करके आपको PDF प्रोवाइड कर देंगे। और कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? मुझे लगता है किसी को टाइम को लेकर इशू था, तो क्लास कभी कभी जब क्लासेस ज़्यादा रहती है तो ये वाली क्लास थोड़ी सी लेट हो जाती है। तो आप लोग अगर ऑफिस से आ रहे हैं तो आराम से सो जाया करिए। अगले दिन क्या किया करिए, वीडियो को फास्ट करके लेक्चर को देख लिया करिए। तो उसको आप लोग अपने अनुसार देख लिया करिए, उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक बात है क्वेश्चन पूछने की, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एक चीज़ और, आप में से किसी स्टूडेंट ने नाम नहीं याद आ रहा है, लिखा था कि मैम आप तो मेरे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे रही हैं। तो क्या प्रश्न था आज के लेक्चर में बता देना। मैंने आपके कमेंट के नीचे भी लिखा कि क्या प्रश्न क्या है, तो शायद आपने इसको पढ़ा नहीं, लेकिन कोई अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आपको नहीं समझ में आया तो आज के लेक्चर में आप मुझे बता दीजिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट बोला गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, क्या बोला गया है, कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, किससे रिलेटेड, IPCC से रिलेटेड। ये है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, बताइए। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की बात की गई है। तो IPCC जो थी वो स्टैब्लिश हुआ था 1988 में। IPCC डज नॉट इवेलुएट द रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ह्यूमंस। IPCC पब्लिश इट्स फर्स्ट रिपोर्ट इन 1989 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। सबसे पहले याद रखिएगा, जब हम इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं तो इसको किसके द्वारा फॉर्म किया गया था, तो यूनेप और WMO द्वारा। कब? 1988 में। ठीक है, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने इस पैनल को फॉर्म किया था। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वो बिल्कुल सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है डज नॉट इवेलुएट द रिस्क, गलत है। ठीक है, IPCC ने अपनी पहली रिपोर्ट दी गई है कि कब पब्लिश किया था, 1989 में। ये भी आपका गलत है, इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट 1990 में पेश की थी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो गया, C आपका सही उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है क्लास, यहाँ पर इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का नाम याद रखिएगा और WMO का नाम। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इकोटोन। इकोटोन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, बताइए। इकोटोन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है। It is meeting place of two different ecosystem. It is meeting place of two same ecosystem. Density of species is very low here. All of the above. दो अलग अलग पारिस्थितिक प्रणालियों का मिलन स्थल होता है इकोटोन, या दो समान पारिस्थितिक प्रणालियों का मिलन स्थल है, या प्रजातियों का घनत्व बहुत कम है यहाँ पर, या फिर उपयुक्त सभी। तो बताइए जल्दी से। देखिए, जब भी हम इकोटोन की बात करते हैं तो इकोटोन में हम देखेंगे कि दो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र जो हैं वो एक जगह मिल रहे हैं, इसको हम इकोटोन कहते हैं। ए जो है वो सही उत्तर है। अब इसको मैं फिगर के थ्रू आपको समझाऊंगी ताकि मेरे स्टूडेंट्स को जल्दी समझ में आ जाए। ये क्या दिख रहा है, जहां पर बत्तख मछली दिख रही है आपको, ये किस तरीके का पारितंत्र है, तो ये जलीय पारितंत्र है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है। वेरी गुड। ये अगर हम देखेंगे कौन सा पारिस्थितिक तंत्र है तो हम कह सकते हैं ये लैंड इकोसिस्टम है। बताओ कहा जा सकता है ना क्लास, ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हम मान लेते हैं, जमीन है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो धीमे धीमे जो जमीन है वो आपके पानी के अंदर जा रही है और यहाँ पर पानी का लेवल जो है वो धीमे धीमे बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये जो एरिया है, ये वाला क्लास, ये वाला जो एरिया है वो एक ट्रांजिशन जोन है जहाँ पर जलीय पारितंत्र आपका स्टार्ट हो रहा है और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आपका खत्म हो रहा है। ठीक है,
तो ये क्या है, ये एक ट्रांजिशन जोन है जहां पर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम खत्म हो रहा है और जलीय पारितंत्र स्टार्ट हो रहा है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी एरिया को हम इकोटोन कहते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं ना दलदल एरिया। आप लोग देखो अभी गंगा जी जा रहे होगे आप लोग, मतलब गंगा मैया का स्नान करने, तो वहां पर सब लोग कहते हैं ना किनारे पे खड़े रहो, किनारे पे जहां पे पानी का लेवल कम हो। अरे अंदर जाओगे तो बहुत गहराई है, डूब जाओगे, ऐसे बोला जाता है ना। तो वही चीज एक ऐसा ट्रांजिशन जोन आता है जहां पर पानी का जो लेवल है वो आपका स्टार्ट होता है और ये जो जमीन है वो धीमे धीमे अंदर जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन जोन कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। अभी जब मैंने आपको मैंग्रोव्स के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि जो मैंग्रोव्स होते हैं वो तटीय रीजन में उगते हैं, मतलब कोस्टल एरियाज में। तो मैंग्रोव्स भी आपके एक तरीके के इकोटोन के ही एग्जाम्पल है, ठीक है। वो एक ट्रांजिशन जोन है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम के मध्य, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, इकोटोन इज द ट्रांजिशनल रीजन बिटवीन द टू एडजेसेंट इकोसिस्टम that contains some of the species and the characteristic of each one and also contain species of its own। जो बताने जा रही हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। अभी अब ऊपर क्या लिखा है मैं बता रही हूं, परेशान मत होना। ये जो ट्रांजिशन जोन है जो कि दोनों में कॉमन है, ठीक है, मानोगे मेरी बात कि इस जोन में आपको पानी वाले जानवर भी दिखेंगे। जैसे कोई केकड़ा है वो यहाँ पर आ जाएगा, मेढक है पानी में भी रह रहा है, जमीन में भी रह रहा है, ठीक है, कछुआ है पानी में भी रह रहा है, यहाँ पे भी रह रहा है, डक है वहां भी रह रही है, यहाँ पर भी रह रही है। मानोगे ना, मानोगे ना। ऐसे ही यहाँ पर जमीन पे रहने वाले कुछ स्पीशीज आपको यहाँ पर दिखेंगे। तो ये जो इकोटोन होता है ना, यहाँ पर जैव विविधता डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा होती है। क्यों सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ये एक कॉमन रीजन होता है जहां पर आपके जलीय पारितंत्र वाले जीव भी रहते हैं और स्थलीय पारितंत्र वाले जीव भी रहते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं ये जो ट्रांजिशन जोन होता है किसी भी दो इकोसिस्टम के मध्य, वहां पर जैव विविधता सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ये दोनों पारिस्थितिक तंत्र के जानवर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर, क्लियर। तो यहाँ पर अब प्रश्न को देख लो, क्या लिखा था, या प्रजातियों का घनत्व यहाँ पर बहुत कम होता है। नहीं, यहाँ पर जो डेंसिटी होती है, जो जैव विविधता होती है वो बहुत ही ज्यादा अधिक होती है। क्लियर, क्लियर हो गया ना क्लास। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, कार्बन क्रेडिट क्या होता है। टाइम ले लो, बोलते बोलते मैं भी थक जाती हूँ। तो बताइए कार्बन क्रेडिट क्या होता है। क्लास अच्छी लगेगी तो क्या करोगे, क्लास को लाइक कर देना, अच्छी लगेगी तब, और अगर बहुत अच्छी लगेगी तो कमेंट कर देना। तो यहां पर देखिए, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द कार्बन एमिशन अलाउड एंड एक्चुअली एमिटेड कार्बन, ठीक है। It is the loan amount by IMF for reducing pollution. It is a loan given to the poor people for buying modern stoves. All of the above. अब मैं आप लोगों को इधर यहाँ पे पीपल से याद आ गया। पीपल, ठीक है, ऐसे बता रही हूँ, आपकी टीचर हूँ मैं, लेकिन टीचर से भी मिस्टेक होती है। मैं ना इसको पीपल को हमेशा प्यूपल बोलती हूँ। तो मेरी जो दीदी की बेटी है वो मुझसे कहती है कि मौसी ये पीपल है, ये प्यूपल है। प्यूपल तो आँख में होता है, एक प्यूपल होता है वो तो आँख में होता है, इसको पीपल बोलते हैं। तो मुझे ऐसे ही याद आ गया। तो हम लोग भी मिस्टेक करते हैं प्रोनाउंसिएशन में कई बार, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अब इसको आउट ऑफ द कंटेक्स्ट मैंने ये बात कर ली आप लोग से, थोड़ा सा ऐसे ही याद आ जाता है कभी कभी कुछ चीज़ें, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपके काम की बात नहीं थी। अगर आप लोग भी मेरी तरह प्यूपल बोलते हैं इसको तो सही कर लीजिएगा, इसको पीपल बोलते हैं। तो मैंने पीपल वृक्ष से याद कर लिया कि भाई इसको पीपल बोलेंगे, प्यूपल नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो जो भी गलत बोलते हैं सही कर लीजिएगा मेरी तरह, आपकी मैम भी गलत बोलती हैं। अब ध्यान दो, हम कार्बन क्रेडिट की बात कर रहे हैं। कार्बन क्रेडिट क्या है देखते हैं। ये लोन दिया जाता है पुअर लोगों को, बताइए, ये लोन दिया जाता है पुअर
पीपल को फॉर बाइंग मॉडर्न स्टोव्स। ये क्या है? ये गलत है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोन है जो IMF देता है रिड्यूसिंग द पॉल्यूशन, एकदम गलत है। पहला देखो, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द कार्बन एमिशन अलाउड एंड एक्चुअली एमिटेड कार्बन, ये आपका सही है, ए आपका सही है। अभी मैं आपको समझाऊंगी, अभी आपको समझ में आएगा। ए याद रखना सही है। जब भी मैं क्योटो प्रोटोकॉल की बात करती हूँ, ग्रीन हाउस गैसेस की बात करती हूँ, तो वहां पर कार्बन क्रेडिट की भी बात की गई थी। जिन स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं समझ में आया है कार्बन क्रेडिट क्या होता है, उनको आज मैम की क्लास में समझ में आ जाएगा, मेरे क्लास में, तो ध्यान से सुनिएगा। देखो, कार्बन क्रेडिट समझो, ध्यान से सुनो क्लास, कार्बन क्रेडिट क्या होता है। अब आप मानते हो कि डेवलप्ड कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री है। इसको देखने के पहले, एक ए जो है वो आपकी डेवलप्ड कंट्री है, विकसित कंट्री है, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले से आ गया, ठीक है। और एक बी कंट्री है जो कि अभी आपकी अंडर डेवलप्ड कंट्री है, जहां पर औद्योगिकरण अभी इतना नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा आप लोग बताओ, जहां पर भी बैठे हुए हो, ये जो डेवलप्ड कंट्री है, जहां पर विकसित देश है, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले से आ चुका है, औद्योगिकरण बहुत पहले से हो गया है, वहां पर कार्बन एमिशन ज्यादा होगा, या यहां पर एक जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वहां पर कार्बन एमिशन ज्यादा होगा? बताओ कहां पर कार्बन एमिशन ज्यादा होगा, कहां पर कार्बन का उत्सर्जन ज्यादा होगा, ए में कि बी में? तो मुझे लगता है मेरे होशियार छात्र छात्राओं ने उत्तर दिया होगा कि ए में कार्बन एमिशन ज्यादा होगा, क्योंकि डेवलप्ड है, इंडस्ट्रियलाइज है, तो यहां पर ज्यादा होगा। अभी ये एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है। अब ध्यान दो, जो क्योटो प्रोटोकॉल था उसमें डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड, डेवलपिंग कंट्री के लिए कुछ कार्बन एमिशन के आपके मानक, ठीक है, मतलब एक क्वांटिटी तय कर दी गई थी कि इतने से ज्यादा कोई भी कंट्री कार्बन को नहीं एमिट करेगी। जिन देशों ने भी क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था, साइन किया था, उनसे बोला गया कि आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी में हमने एक लिमिट लगा दी है कि आप इससे ज्यादा कार्बन नहीं एमिट कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है? ठीक है। अब सपोज कि ये जो डेवलप्ड कंट्री है, जो विकसित देश है, जहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने चरम सीमा पे है, ये मान लो, ऐसे नहीं, ऐसे मत लिखो, ये 1,00,000 टन कार्बन जो है वो प्रोड्यूस करती है, ठीक है, 1,00,000 टन कार्बन ये प्रोड्यूस करती है। समझ में आ रहा है? और डेवलप्ड कंट्री के लिए क्योटो प्रोटोकॉल में बोल दिया गया कि आप 1,00,000 टन से ज्यादा कार्बन नहीं प्रोड्यूस करेंगे। समझो, ये जो विकसित देश है जहां पर हम देखें 1,00,000 टन कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, क्योटो प्रोटोकॉल ने भी कह दिया कि जितने भी डेवलप्ड विकसित देश हैं वो 1,00,000 टन से ज्यादा कार्बन नहीं प्रोड्यूस करेंगे किसी भी फॉर्म में, ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब ए को लगा कि भाई इस बार तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो जो हम कार्बन प्रोड्यूस करने वाले हैं वो 1,00,000 से प्लस हो जा रहा है, 1,50,000 हो जा रहा है, हम मान के चल रहे हैं 1,50,000 कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है। और हमने तो क्योटो प्रोटोकॉल को साइन करके रखा है, जिसमें कि हमने बोला है कि हर साल हम 1,00,000 टन से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो अब हम इस 0.5 का क्या करें? बेचारी इस डेवलप्ड कंट्री को नहीं समझ में आ रहा है। उसने कहा कि भाई मैंने तो क्योटो प्रोटोकॉल पे साइन किया है और मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं 1,00,000 टन से ज्यादा कार्बन नहीं प्रोड्यूस करूंगा, लेकिन इस साल कुछ कारणों से हमारे यहाँ 1,50,000 कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, तो अब ये 50,000 का कार्बन का मैं करूं क्या? तो इसी के लिए इन्होंने क्या सोचा, इनके पास एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? ये जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है जहां पर कार्बन का एमिशन नहीं हो रहा है, क्यों ना मैं इनसे इनका कुछ कार्बन खरीद लूं, मतलब ये 50,000 जो कार्बन मुझे अधिक प्रोड्यूस करना है वो मैं इनका खरीद लूं।
ये कैसे होगा, बताओ कैसे होगा? मतलब कोई एक ऐसा सोर्स मैं बी में जाकर लगा दूं जहां पर इनका 50,000 टन का जो कार्बन है वो ना प्रोड्यूस हो, माइनस हो जाए, और मैं 50,000 जो कार्बन है उसको मैं प्रोड्यूस कर लूं। तो अब ए क्या करेगी, डेवलप्ड कंट्री बी में ले जाकर एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का कोई सोर्स लगा देगी, सोलर पैनल लगा देगी, जिसके वजह से यहां पर जो 50,000 टन कार्बन कम प्रोड्यूस हो रहा है वो ये अपने देश में प्रोड्यूस कर लेगी। ठीक है, इसी को हम कार्बन क्रेडिट कहते हैं। एक बार और बताऊंगी, जिन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है वो लेक्चर को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लीजिए, मतलब आगे बढ़ा लीजिए। वो जो 10 वाला साइन है था 10 सेकंड से बढ़ाने वाला, आप आगे बढ़ा लो। जिनको नहीं समझ में आया है वो ऐश्वर्या मैम के साथ 2 मिनट और रुको। मैंने आपसे क्या बोला, ध्यान देना क्लास, क्योंकि ये सब चीजें बहुत डिटेल में हर कोई नहीं समझाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे कहा 2 कंट्री है, एक ए है, ठीक है, मैं ए मान ले रही हूं, चलो मैं यूएसए मान ले रही हूं। एक यूएसए है, हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, और दूसरी जो बी कंट्री है वो भूटान है, वो भूटान है। ठीक है, ठीक है। अब यूएसए जो है वो हर साल 1 लाख टन कार्बन प्रोड्यूस करती है, और इन्होंने सपोज, अभी सपोज करो, ये मत बोलने लगना नहीं मैम क्योटो प्रोटोकॉल में इतनी परमिशन, ऐसा मैं एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं बता रही हूँ, बस मैं आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब समझो क्योटो प्रोटोकॉल दोनों ने साइन किया है, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल में बोला गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो मैक्सिमम 1 लाख टन ही कार्बन एमिट कर सकती हैं अपने देश में, ठीक है। अब 2025 में यूएसए में मास प्रोडक्शन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में मास प्रोडक्शन हो रहा है, जिसके वजह से ये 1 लाख लिमिट को क्रॉस कर गई। इनको समझ में आ रहा है कि इस बार हमारे यहाँ 1,50,000 टन जो है वो कार्बन प्रोड्यूस होगा। तब ये कितना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रही हैं बताओ? 50,000 टन ये एक्स्ट्रा कार्बन प्रोड्यूस कर रही हैं। अब ये चाहती हैं कि ये 50K जो है वो हम किसी और कंट्री से खरीद लें, ठीक है। तो ये क्या करेंगी, ये भूटान के पास जाएंगी और इनसे कहेंगी कि आप क्या करिए, अपने देश में 50K टन कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस करिए, उसके लिए हम आपको मदद करेंगे, हम आपके यहाँ सोलर पैनल्स लगा देंगे, जिसके के थ्रू आपके यहाँ जो कार्बन प्रोड्यूस हो रहा था वो -50K हो जाएगा, और ये जो लिमिट है वो आप हमको दे दीजिए। इसी को हम कार्बन क्रेडिट कहते हैं। मतलब इन्होंने इस 50K के लिए भूटान में रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लगा दिया, सोलर पैनल लगा दिया, तो भूटान में 50K टन जो कार्बन है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है, और इन्होंने अपने यहाँ 50K टन कार्बन प्रोड्यूस कर लिया। ये कार्बन क्रेडिट है, ध्यान दो, इसी को हम कार्बन क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। मनी के थ्रू क्या किया गया, जो यूएसए है जो कार्बन को एमिट कर रही है उन्होंने मनी के थ्रू क्या किया, एक रिन्यूएबल सोर्स लगा दिया किसी डेवलपिंग कंट्री में, अंडर डेवलप्ड कंट्री में, ठीक है, जिसके वजह से वहां पर कार्बन एमिशन कम हुआ, और उतना कार्बन इनको क्रेडिट कर दिया गया कि चलो अगर 50,000 टन कार्बन आपके वजह से कम प्रोड्यूस हो रहा है तो ये लो आप 50,000 कार्बन और प्रोड्यूस कर सकते हो। यही पूरा कार्बन क्रेडिट होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। चलो अब आगे बढ़ेंगे। अगर कोई भी मेरा स्टूडेंट ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताना, किसी दिन क्लास के एंड में आपको और समय देकर समझा दूंगी। अब यहां पर देखते हैं, अपर पार्ट ऑफ सी एक्वेटिक इकोसिस्टम कंटेन, समुद्री जलीय पारिस्थितिक तंत्र के ऊपरी भाग में क्या शामिल होता है। तो देखो प्लैंकटन दिया है यहां पर, क्लास ध्यान से देखना, प्लैंकटन दिया है, नेक्टॉन दिया है, प्लैंकटन एंड नेक्टॉन दिया है, और बेंथोस दिया है, ठीक है। यहां पर ध्यान देना क्या होगा यहां पर, और एक ऑप्शन आप कर लो न्यूस्टन। एक काम करो क्लास, यहां पर आप इस ऑप्शन को हटा दो, इसको हटा दो, और यहां पर न्यूस्टन कर लो, ठीक है।
अब देखो क्या दिया है, अपर पार्ट ऑफ सी एक्वेटिक इकोसिस्टम कंटेन प्लैंकटन, नेक्टॉन, न्यूस्टन, बेंथोस। क्या होगा यहाँ पर आपका सही उत्तर? ध्यान देना, जो मैं आपको बता रही हूँ उसको एकदम ध्यान पूर्वक सुनना क्लास। इसको मैं आपको फिगर के माध्यम से बताती हूँ। देखो यहाँ पर जब भी हम किसी एक्वेटिक सिस्टम को देखेंगे, जलीय पारितंत्र को देखेंगे, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, सबसे नीचे, और यहाँ पर हमको जो जीव जंतु मिलते हैं जो सबसे तल पर हैं, यहाँ पर देखो मिट्टी दिख रही है ना, तल पर बैठे हुए हैं, स्टार फिश दिख रहा है आपको, केकड़ा दिख रहा है, इन सबको हम बेंथोस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंथोस कहते हैं, जो सबसे निचले भाग में प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्टॉन्स होता है। नेक्टॉन्स जैसे मछली, ठीक है, मछली नेक्टॉन्स में आएगा। लार्ज फिशेस नेक्टॉन्स में आएगी। मतलब अगर पानी की वेव आपकी इस तरीके से चल रही है तो मछली चाहे ना तो इसके दूसरे डायरेक्शन में भी जा सकती है। इनके पास इतनी फ्लोटिंग पावर होती है, तैरने की क्षमता होती है कि ये आराम से पानी में तैर सकती है अपने डायरेक्शन में। उनको हम नेक्टॉन्स कहते हैं, जैसे मछली, ठीक है। अब प्लैंकटॉन्स जो होते हैं ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये बहुत ही छोटे साइज में होते हैं, जिससे क्या होता है, जिस तरफ पानी की धारा चलती है उसी तरफ ये भी मूव करते रहते हैं। समझ में आ रहा है? बताओ क्लास। जो बेंथोस होते हैं वो पानी में सबसे नीचे प्रेजेंट होते हैं। नेक्टॉन्स में आपकी फिशेज आ गई। अगर पानी की जो लहर है वो इस तरफ चल रही है, मछली दूसरी तरफ जाना चाहती है तो वो आराम से मूव कर सकती है। मछली अपने मन से एक से दूसरे डायरेक्शन में मूव कर सकती है, वो इतनी बड़ी होती है। लेकिन ये जो प्लैंकटॉन्स होते हैं ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होते हैं, तो इनका कोई खुद का फ्लोटिंग नहीं होता है, मतलब ये खुद नहीं तैरते। जिस तरफ पानी की धारा होती है उसी तरफ ये मूव करते रहते हैं। और सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो न्यूस्टन प्रेजेंट होता है, जो कि एकदम सरफेस में, पानी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है। इतनी चीज क्लियर हो गई क्लास? बताओ, क्लियर हुई इतनी चीजें आप लोगों को? डन ना? अब यहां पर एक चीज और सुन लो ध्यान से, जो मैम बताने जा रही हैं, इंपॉर्टेंट है। जब हम प्लैंकटॉन्स की बात करते हैं तो प्लैंकटॉन्स हमें मुख्यतः दो तरीके के दिखते हैं। एक फाइटोप्लैंकटॉन्स होते हैं, फाइटोप्लैंकटॉन्स होते हैं, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, जूप्लैंकटॉन्स होते हैं। फाइटोप्लैंकटॉन्स जो होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं। फाइटो मीन्स क्या? वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, ठीक है, तो ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, जैसे एल्गी हो गया। जू प्लैंकटॉन्स की जब हम बात करेंगे तो ये आपका माइक्रोस्कोपिक एनिमल होते हैं। जू है ना, तो ये एनिमल है, और यहां पर फाइटो है तो इट मीन्स दे आर प्लांट्स, ये भी याद रखिएगा। और पानी में सबसे ऊपर आपको क्या दिख रहा है? न्यूस्टन दिख रहा है। अब प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न अभी सही है। अपर पार्ट ऑफ अ सी एक्वेटिक इकोसिस्टम कंटेन न्यूस्टन, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया ना क्लास? इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन पहले दे दी। यहां पर सही उत्तर आपका सी हो जाएगा, न्यूस्टन सबसे ऊपर दिखेगा आपको। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ, बोला गया है कि जो हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को कैटेगराइज करते हैं वो किस बेसिस पे? एंडेमिक फ्लावरिंग प्लांट एंड थ्रेट परसेप्शन, एंडेमिक फ्लावरिंग प्लांट, स्पीशीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, या फिर नन ऑफ द एबव। अब ध्यान देना मेरी बात जो मैं बताने जा रही हूँ। जब भी हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करते हैं तो वहाँ पर हम एंडेमिक प्लांट्स की बात करते हैं, ठीक है, ये जो है ना प्लांट्स की बात करते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि इन प्लांट्स को खतरा है, तभी हम उस एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। अब ध्यान से सुनना जो पॉइंट बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये जब आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है तभी ये सारे पॉइंट्स बताए जाते हैं। आपसे अगर कोई पूछे कि क्या हम अपने मन से ही किसी एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट
डिक्लेयर कर देंगे। तो हमेशा याद रखना, नहीं, ये हमारे ऊपर नहीं डिपेंड करता है कि हम किसी भी जगह को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करते। यहाँ पर कुछ कंडीशन है, जैसे जो पहली कंडीशन है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा क्लास, कि हैव एटलीस्ट 1500 वस्कुलर प्लांट स्पीशीज दैट आर यूनिक टू द प्लैनेट। कोई एक एरिया है, देखो ए है और एक एरिया बी है, ठीक है, दो एरिया है, ध्यान से सुनना। यहां पर भी आपको मोर देन 1500 स्पीशीज मिलेंगी प्लांट्स की, ठीक है, और यहां पर भी आपको 1500 स्पीशीज मिलेगी प्लांट की, दोनों सेम है। लेकिन जो ए वाला है ना, वो जो ये जो एरिया है ना, यहां पर आपकी ऐश्वर्या मैम ने, मैंने इस एरिया में, इस ग्राउंड में, ठीक है, जगह जगह से पेड़ ला के लगा दिए, खूब ढेर सारे वैरायटी ऑफ पेड़ लगा दिए। मैं जगह जगह घूमी पूरे देश दुनिया में, और हर जगह से प्लांट्स लाई मैं, और इस एरिया में मैंने लगा दिए। और आज मैं आपसे कह रही हूं, देखो 1500 से ज्यादा वैरायटी है यहाँ पे पेड़ की। तो इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट तुम लोग डिक्लेयर करवा दो। करोगे? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर एक शब्द होता है एंडेमिक। क्या होता है? एंडेमिक, याद रखिएगा। मतलब ये जो आपको वैरायटीज है 1500 प्लांट्स की, ये वैरायटीज इसी जगह से बिलोंग करती हो। ऐसा ना हो कि ऐश्वर्या मैम पूरा देश दुनिया घूमी और एक बड़ी सी जमीन खरीदी और उन्होंने हर जगह से पेड़ लाके वहां पर लगा दिए और कह दिया चलो इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर दो। नहीं होगा, क्योंकि एंडेमिक होना बहुत जरूरी है। जहां पर ये जमीन है वहीं पर इतनी जैव विविधता होनी चाहिए, ये पेड़ वहीं से बिलोंग करने चाहिए, कहीं और से नहीं आए हों, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, वस्कुलर प्लांट स्पीशीज दैट आर यूनिक टू द प्लैनेट एंड दे आर एंडेमिक, पहला हो गया। दूसरी चीज, दे हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी ऑफ देयर नेटिव वेजिटेशन बाय 70%। इसको हम हॉट स्पॉट क्यों कह रहे हैं, इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इतनी जैव विविधता है और हम देख रहे हैं यहाँ पर जो 70% वेजिटेशन है, यहाँ पर जो प्लांट्स प्रेजेंट हैं वो ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं। तो अब ये कितने खतरे में है, इसलिए हमें इसे बचाने की आवश्यकता है। 70% जो वेजिटेशन है वो ऑलरेडी क्या हो गई है, बर्बाद हो चुकी है। तो ये जो प्रश्न आपका बना था कि जैव विविधता हॉटस्पॉट को निम्नलिखित आधार पर चिन्हित किया जाता है, पहला स्थानीय फूल पौधे हो, उसी स्थान से एंडेमिक प्लांट्स हो, ठीक है, साथ ही साथ उन पे खतरा भी हो। 70% वेजिटेशन ऑलरेडी लॉस हो गई, अब हमें उन्हें बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, तब हम उन्हें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करते हैं। चल, अब एक होमवर्क दूं आप लोगों को, इतना बोल रही हूं तो एक होमवर्क आप लोग भी थोड़ा सा लिख दो। भारत में कहां कहां बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, किन किन एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भारत में डिक्लेयर किया गया है, बताओ। चलो, अब आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट आ गया है इकोनॉमिक्स। तो चलो, इतना पढ़ाया है मैंने तुम लोगों को, अब अगर अब नहीं तुम लोग कर पाए ना तो फिर क्या होगा? अगर अब इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन गलत कर दिए तो क्या होगा? कुछ नहीं, फिर दोबारा पढ़ाऊंगी। अभी समय है लेकिन पढ़ा तो डालूंगी मैं। चलो, किसी देश में वास्तविक समृद्धि दर, वार्षिक प्रतिशत वृद्धि दर क्या होता है? रियल ग्रोथ रेट की बात की गई है, इज द एनुअल परसेंटेज ग्रोथ रेट ऑफ। आपको क्वेश्चन दिख रहा है ना क्लास? बताइए, चालू मूल्य पर जीडीपी की वृद्धि दर, चालू मूल्य पर साधन लागत पर जीडीपी वृद्धि दर, स्थिर मूल्य पर साधन लागत पर जीडीपी की वृद्धि दर, या फिर बाजार मूल्य पर साधन लागत पर जीडीपी वृद्धि दर? तो बताओ सही उत्तर क्या होगा यहाँ पर? यहां पर आपका जो सही उत्तर होगा वो ग्रोथ ऑफ जीडीपी रेट एट अ फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलो, अब यहां पर क्लास मैंने आपको कल की क्लास में क्या बताया था, ध्यान दीजिएगा। कल की क्लास में मैंने आपको बताया था
कि दो चीजें होती है, एक मार्केट कॉस्ट होती है, बताया था ना क्लास, बोलो हाँ या ना। जो नहीं पढ़े हैं ध्यान से सुनिएगा। एक फैक्टर कॉस्ट होती है, 2 मिनट का टाइम लूंगी समझाने के लिए। मार्केट कॉस्ट कौन सी कॉस्ट होती है? जैसे आप गए मार्केट, आपने कहा भैया मुझे घड़ी खरीदनी है, दे दो। उसने कहा आपकी घड़ी जो है वो 10,000 की है, ठीक है, 10,000 की घड़ी है। एक मिनट, इसको इरेज करते हैं। यहां पे देखिए, पहले मार्केट कॉस्ट, ध्यान से सुनिएगा क्लास। एक मार्केट कॉस्ट होती है और एक क्या होती है? फैक्टर कॉस्ट होती है। फैक्टर कॉस्ट होती है, ठीक है क्लास, डन। अब मार्केट कॉस्ट क्या है? आप गए मार्केट, गए शॉप पे गए आप, और शॉप से आपने एक घड़ी खरीदी। कितने की खरीदी? 10,000 की आपने घड़ी खरीदी शॉप से। तो ये मार्केट कॉस्ट हो गया उस घड़ी का। अब इस घड़ी को जब आपने खरीदा तो आप देखेंगे इस घड़ी के बिल में टैक्सेस इंक्लूड होंगे। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो इस घड़ी की, अगर पर्चे को आप देखेंगे जो बिल आपको मिला उसमें टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा मार्केट टैक्स में इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके इंक्लूड होते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गई। फैक्टर कॉस्ट क्या है? फैक्टर कॉस्ट, कोई इंडस्ट्री है, ये क्या है? ये इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में जो वॉच है वो बन रही है, ठीक है। इस इंडस्ट्री में जो वॉच है वो बन रही है। अब इस जो वॉच में बनने में कुछ पैसे लगेंगे, ठीक है, इसके प्रोडक्शन में पैसे लगेंगे, इस फर्म के कुछ पैसे लगेंगे, ठीक है। तो वो उसका फैक्टर कॉस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फैक्टर कॉस्ट कहलाएगा। और इस फैक्टर कॉस्ट में सब्सिडी जो होती है वो इंक्लूडेड होती है। अब सपोज करो सरकार ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे जो देशवासी हैं वो सब पंक्चुअल हो जाएं, डिसिप्लिन्ड हो जाएं, ठीक है। इसके लिए आज से मैं घोषणा करता हूं कि सबके हाथ में एक घड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो भी घड़ी प्रोड्यूस करेगा उनको सब्सिडी हम देंगे, ठीक है। तो सरकार ने कोई सब्सिडी दे दी घड़ी प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहां पर जो फैक्ट्री में जो घड़ी प्रोड्यूस हो रही है उस घड़ी को प्रोड्यूस करने में जो भी कॉस्ट लागत आएगी वो उसकी फैक्टर कॉस्ट होगी। और इस फैक्टर कॉस्ट में अगर कोई सब्सिडी है तो वो इंक्लूड होगी, ठीक है। मार्केट कॉस्ट में आपके टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आपने पे किए हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। वो मार्केट से जिस रेट पे आपने घड़ी खरीदी है वो मार्केट कॉस्ट हो गया। किसी फर्म को किसी घड़ी को बनाने में जो पैसे उसके लग रहे हैं फर्म के, वो उसकी फैक्टर कॉस्ट हो गई घड़ी की। इसमें हो सकता है सरकार ने कोई सब्सिडी दी हो तो वो इंक्लूडेड होती है। ये चीज डन, क्लियर हो गई होगी आपको। मैंने कल आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझाया था। अब 3 चीजें और ध्यान से सुन लो बस 2 मिनट में। हो सकता है आपको लगे कि मैम अब तो हमें ज्ञान हो गया है, अब हमें ये सब आता है, ये सब क्या आप रोज रोज एक ही चीज पढ़ाती हैं। लेकिन पढ़ लो, कुछ समय बाद दिमाग से उड़ जाता है। मैंने आपको 2-3 चीजें बताई है। एक जीडीपी बताई थी, ठीक है। एक मैंने आपको बताया था एनडीपी, बताया था ना, जीडीपी, एनडीपी, क्लियर है ना क्लास? बताया था ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बताया था, हाँ। और एक मैंने आपको बताया था नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, रियल जीडीपी। अब इन सब में डिफरेंस समझ लो 2 मिनट में। देखो जीडीपी की जब भी हम बात करेंगे यहां पर डी क्या है? डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की हम बात करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा? ये जो हमारा भारत है, ये हमारा जो भारत है, पूरा इंडिया की हम बात कर रहे हैं, ऊपर पूरा इंडिया है। इस इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, जो भी फाइनल गुड एंड सर्विस आपके मिल रहे हैं इंडिया की बाउंड्री के अंदर,
फाइनल गुड, ठीक है, फाइनल गुड एंड सर्विसेज मिल रहे हैं, वो सब जीडीपी का हिस्सा होते हैं। चाहे वो गुड एंड सर्विस हमारे भारत के अंदर किसी विदेशी कंपनी द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हो, चाहे हमारी खुद की भारतीय कंपनी द्वारा प्रोड्यूस किए जा रहे हो, वो सब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूडेड होता है, ठीक है। एनडीपी की जब मैं बात करती हूं तो ये इक्वल होता है जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन के इक्वल। किसके इक्वल? डेप्रिसिएशन के इक्वल। यहां पर डेप्रिसिएशन मतलब क्या? जैसे मशीन है, ठीक है, या फिर हमने कोई रोड बनाई, कोई भी ऐसी वैल्यू गुड जिसका कि समय के साथ जो वैल्यू है, जो मूल्य है, वो घट रहा है, डेप्रिशिएट कर रहा है, मशीन धीमे धीमे खराब होगी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रोड बनाई गई है धीमे धीमे खराब होगी, तो डेप्रिशिएटिंग एसेट को जब हम माइनस कर देंगे जीडीपी में से तो हमको एनडीपी मिल जाता है। क्लियर? डन? ठीक है। अब एक टर्म आता है नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। अब ध्यान से सुन लेना, जब भी हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो इसमें हम मुद्रास्फीति को ध्यान में नहीं रखते हैं जीडीपी कैलकुलेट करते समय, मतलब इन्फ्लेशन नहीं इंक्लूडेड होता है नॉमिनल जीडीपी में। लेकिन जब रियल जीडीपी की बात करेंगे तो रियल जीडीपी को कैलकुलेट करते समय मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, इसी वजह से हम इसको रियल जीडीपी कहते हैं। ठीक है क्लास, समझ में आया? ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना? ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न में आपको उत्तर मैंने बता दिया। जब भी हम रियल ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो वो ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होगा एट कांस्टेंट प्राइस। सी आपका सही उत्तर होगा। चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की है। अभी तक मैंने अपने स्टूडेंट्स को प्रश्नों के माध्यम से बीओपी के बारे में नहीं पढ़ाया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। अब मैं क्या करने जा रही हूँ? पढ़ाने जा रही हूँ। तो ध्यान से देखना क्या है। यहाँ पर बोला गया है भुगतान संतुलन में निहित होता है। Which of the following is included in the balance of payment? तो यहाँ पर दिया गया है विजिबल ट्रेड, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया? विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, डेट और ऑल ऑफ द अबव। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये सारी चीजें आपकी इंक्लूडेड होती है। डी आपका सही उत्तर है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ लो, बहुत आसानी से समझाऊंगी, ध्यान से समझाऊंगी। अगर समझ में आ रहा होगा तो क्या करोगे? वीडियो को लाइक करोगे और कमेंट करके मैम को बताओगे कि मैम कैसा लगा क्लास आज का। देखो क्लास, मैं तो बता रही हूँ, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और जब आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे स्टूडेंट्स जब मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे अगली क्लास के लिए मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो मेरे स्टूडेंट्स को मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है और मैं और मेहनत करूँगी। आप लोगों को जैसे अपना रिजल्ट देख के मोटिवेशन मिलता है ना, मुझे आप लोगों के कमेंट्स देख के मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मैं सच बता रही हूँ, जब आप पढ़ते हो कि आपकी मेहनत जो है वो सफल हो रही है, ठीक है, किसी भी माध्यम से स्टूडेंट्स आपको पसंद कर रहे हैं या फिर वो चाह रहे हैं कि आपके लेक्चर्स रेगुलर आए, तो एज अ फैकल्टी हमको भी अच्छा लगता है और एक एक स्टूडेंट मेरे लिए मैटर करता है। मैं कभी भी अपने स्कूल की बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थी, मैं आज आपको बता रही हूँ, मैं बिल्कुल भी ब्रिलियंट नहीं थी। मैं कह सकते हैं एकदम मध्यवर्गीय टाइप की थी, मतलब कभी इधर भी रहती थी, कभी उधर भी रहती थी, कभी 1 मार्क्स से भी पास होती थी, कभी ज़्यादा मार्क्स भी आ जाते थे, तो ऐसे डगमगाती रहती थी। लेकिन मैंने अपने लाइफ में एक चीज़ नोटिस की, मैं बता रही हूँ आप लोगों को, एक चीज़ मैंने अपने लाइफ में पाया कि जब मैं कमज़ोर वाले वर्ग में थी, ठीक है, जब मुझे किसी टीचर की मदद की सही में आवश्यकता थी, तब मुझे उस समय किसी टीचर ने मदद नहीं की। जब मैं सही में अपने पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रही थी, मुझे कुछ कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे थे, तभी मुझे अपने टीचर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और उसी समय कहीं ना कहीं हमें टीचर्स का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। लेकिन जिस दिन मैं खुद समझने लगी और मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट में आने लगी, मेरे पास 5-6 टीचर्स थे जो मुझे समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए परेशान थे। तो मदद की ज़रूरत हमेशा कब पड़ती है? जब आप कमज़ोर होते हैं, और अगर आप पाएंगे तो दुनिया में तभी लोग आपकी मदद नहीं करते हैं जब आपको उनकी सही में ज़रूरत होती है।
ऐसे ही हम लोगों के साथ, फैकल्टी के साथ भी होता है। जो स्टूडेंट पढ़ने में तेज है, जो टॉपर है, उसको मैं पढ़ाऊं चाहे ना पढ़ाऊं, वो तब भी टॉप करेगा। लेकिन अगर मैंने अपने जीवन में कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया जो सही में मेरे वजह से टॉप कर गए, तो उस दिन मेरा जीवन सफल हो जाएगा। एज अ टीचर मैं इसी को मानती हूँ। जो तेज है वो तो टॉप करेगा ही, वो तो आगे बढ़ेगा ही, उससे मेरी आवश्यकता नहीं है। हो सकता है मुझे उसकी आवश्यकता हो कि वो टॉप करने के बाद मेरा नाम ले ले, लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको सही में चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन अब मेरे पढ़ाने से आने लगी और वो अब कह रहा है कि मैम हाँ मुझे समझ में आ रहा है, तब उस दिन मेरा जीवन सफल माना जाएगा एज अ फैकल्टी। तो ये चीज़ मैंने सफ़र की है तो मैं समझती हूँ। तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी दिक्कत हो, कितना भी बेसिक क्वेश्चन हो, ये बिल्कुल मत सोचो दुनिया क्या कहेगी, दुनिया हंसेगी इतने छोटे से सिंपल से क्वेश्चन में। मुझे नहीं आता है, मैं पूछूंगी मैम से और अगले क्लास में मैम उसको पढ़ाएंगी। मुझे भले कहना पड़े कि जिन स्टूडेंट्स को ये सब चीज़ें आती है वो क्लास को थोड़ा फॉरवर्ड कर लीजिए, लेक्चर को 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड आगे बढ़ा लीजिए अगर आपको आता है तो। लेकिन मेरे किसी स्टूडेंट को नहीं आता है तो मैं उसको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अब तो टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई है ना, सबका समय बर्बाद नहीं हो सकता है जब तक कि आप खुद बर्बाद करना ना चाहें। अब यहाँ पर देखना, भाषण मैम ने बहुत दे दिया और धन्यवाद भाषण के लिए। अब यहाँ देखते हैं, हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात कर रहे थे। देखो यहां पर हमने क्या आपसे कहा कि इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है स्टील चाइना को, ठीक है। हम ट्रांजैक्शन ऑफ गुड कर रहे हैं। यहां पर चाइना से हम इंपोर्ट कर रहे हैं मोबाइल, ठीक है। यहां पर हम स्टील दे रहे हैं और मोबाइल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो गुड है, जो प्रोडक्ट है, वो हम अपने देश से दूसरे देश में बेच रहे हैं और दूसरे देश से अपने देश में ला भी रहे हैं। तो गुड्स आपके बैलेंस ऑफ, उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूडेड होता है, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम अभी बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद एसेट की बात करें। इंडिया में कोई है, वो स्विस बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, वो भारत की कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है। तो मतलब ट्रांजैक्शन ऑफ एसेट भी हो रहा है, ठीक है। भारत का कोई नागरिक फॉरेन बैंक में जाके पैसा अपना सबमिट कर रहा है और कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, वो भारत में आके कोई इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। थर्ड चीज क्या है, सर्विस। भारत से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं आईटी सर्विस किसको, यूएस को, ठीक है। और यूके से हम लीगल सर्विस भारत भेज रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि दो कंट्रीज के बीच में हम गुड्स के भी एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, हम वस्तु के एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, हम संपत्ति एसेट के एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ हम सर्विस के एक्सचेंज की भी बात कर रहे हैं। अगर कोई गुड है, कोई प्रोडक्ट है, तो वो आप अपनी आंखों से देख पाएंगे ना। भारत से चाइना स्टील जाएगी या चाइना से भारत मोबाइल आएगी तो आपको आंखों से दिखेगा ना, मान रहे हो, दिखेगा। तो ये विजिबल गुड है ना, विजिबल गुड है। हो सकता है एसेट भी कुछ केसेस में आपको दिख जाए, मनी भी, ठीक है, या हो सकता है नहीं भी दिखे, दोनों चीज पॉसिबल है। ऐसे सर्विस आप देख नहीं पा रहे हो तो वो इनविजिबल हो गया। तो विजिबल और इनविजिबल दोनों चीजें होती है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जब भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं तो यहां पर ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स भी होता है, सर्विस भी होता है और एसेट संपत्ति भी होती है। हम तीनों के ट्रांजैक्शन की बात, एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। रिकॉर्ड ऑफ दिस इज केप्ट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये याद रखिएगा, तीनों का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन इकोनॉमिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, गुड्स जो कि विजिबल है, सर्विस एंड एसेट, ठीक है, जो कि माइट बी इनविजिबल हो, दिखे ना आपको लेकिन सर्विस दी जा रही है, बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर, उसी को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। समझ में आया क्लास? आ गया होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, गुड भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है, गुड्स भी, सर्विसेज भी और एसेट्स भी, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के मध्य, ठीक है। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कहीं पे अगर दे दिया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन इकोनॉमिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ गुड ओनली, तो आप कहेंगे नो, ऐश्वर्या मैम ने पढ़ाया है गुड, सर्विस एंड एसेट, तीनों हो सकता है। चलो अगला, तो यहां पर मैंने आपको बता दिया डी आपका सही उत्तर है। अगला देखिए हम, ये है ना,
इसमें क्या बोला गया है, ध्यान दीजिएगा क्लास। 1995 के नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम की बात यहाँ पर की गई है। किसकी बात की गई है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की बात यहाँ पर की गई है। और बोला गया है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में इन चारों में से कौन सी योजना इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या पता होना चाहिए सबसे पहले कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है वो 1995 में आया और इसमें कौन कौन सी योजनाएं आपकी इंक्लूडेड थी, देख लीजिए एक बार। यहाँ पर ये देखिए, ध्यान से देखिएगा क्लास। यहाँ पर अगर हम देखें तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जो है ये एक कल्याणकारी कार्यक्रम था, जिसकी की शुरुआत कब से हुई थी? 15 अगस्त 1995 से। ये याद रखिएगा। यह कार्यक्रम शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू था, रूरल और अर्बन एरिया दोनों जगह। इसका मेन उद्देश्य क्या था? सोशल असिस्टेंस की बात की गई है। किसकी बात की गई है? कल्याणकारी कार्यक्रम, जो कि एक सहायता, सामाजिक सहायता प्रोवाइड करने की, सोशल असिस्टेंस देने की। यहाँ पर गरीबों को बुनियादी स्तर की वित्तीय सहायता देने की बात की गई, फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात की गई। ठीक है, याद रखिएगा। जब आपको उद्देश्य पता होगा तो आप ऑटोमेटिकली प्रोग्राम को एलिमिनेट कर लेंगे। ठीक है, और सामाजिक सहायता का न्यूनतम राष्ट्रीय मानक सुनिश्चित करने की बात की गई। इसमें देखेंगे अगर हम तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन इंक्लूडेड है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना इंक्लूडेड है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना और अन्नपूर्णा योजना, ये सब इस असिस्टेंट प्रोग्राम के अंदर आपके इंक्लूडेड हैं। अब आपके प्रश्न में जो पूछा गया था, इसमें देखिए हमने वृद्धावस्था पेंशन इंक्लूडेड है। ठीक है, यहाँ पे परिवार लाभ योजना भी है, ठीक है, प्रसव लाभ भी है, लेकिन स्वास्थ्य बीमा योजना इसके अंतर्गत नहीं है। ध्यान दीजिएगा, डी आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पर राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन, विकलांगता पेंशन, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और राष्ट्रीय प्रसव योजना, ये सारा इसके अंदर इंक्लूडेड है। ये सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम है आपका। ठीक है, और अगर हम देखें डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो आर्टिकल 41 और 42, जहाँ पे 42 में हम मैटरनिटी लीव की बात करते हैं ना, तो वो इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक ये सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम है। तो मेल्स के लिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कभी परीक्षा में पूछे तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं और आप बता सकते हैं यहाँ पर हम कहीं ना कहीं जो नीति निदेशक तत्व हमारे अनुच्छेद 41 और 42 में दिए गए हैं, उसको हम पूर्ण कर रहे हैं इस कार्यक्रम के थ्रू, उसको हम ध्यान दे रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्लास, अगला प्रश्न क्या दिया गया है? भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण में आरबीआई की कोई भूमिका नहीं है। घटा हुआ मुद्रा परिचलन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। बढ़ा हुआ मुद्रा परिचलन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। चले डिस्कस करें। रेडी क्लास? तो बताइए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में खाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हाथ होता है, सही कि गलत? गलत। आरबीआई जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है, उसका कोई रोल नहीं होता इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, गलत। जब हम मौद्रिक नीति की बात करते हैं तो हम सेंट्रल बैंक की ही बात करते हैं, आरबीआई की ही बात करते हैं कि किस तरीके से आरबीआई जो है वो पॉलिसी रेट को घटा बढ़ाकर मुद्रास्फीति को कंट्रोल कर रहा है। अब क्या दिया गया है? मनी सर्कुलेशन को जब हम रिड्यूस करते हैं तो हम इन्फ्लेशन कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और आखिरी दिया है, जब हम मनी सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं तब हम मुद्रास्फीति कंट्रोल करते हैं। अब मुझे बताओ, मैंने आपको क्या बताया है कि इन्फ्लेशन जो है वो किन दो चीजों पे पूरी तरीके से निर्भर करता है? डिमांड ना क्लास, एंड सप्लाई। आप लोगों को पता होगा। तो अगर हमें इन्फ्लेशन को बढ़ाना है, मुद्रास्फीति को बढ़ाना है, तो क्या करना है? डिमांड को बढ़ा देना है।
डिमांड को बढ़ा देना है, लोगों के हाथ में खूब ढेर सारा पैसे दे दो, लोग खूब ढेर सारी खरीदारी करेंगे, डिमांड करेंगे, ठीक है, और चीजों का रेट अपना ही बढ़ता जाएगा रेट। लेकिन अगर लोगों के हाथ से पैसे को छीन लो तो लोग क्या कहेंगे, अभी बाद में खरीदेंगे, अभी महंगाई ज़्यादा है, रहने दो, गाड़ी नहीं खरीदेंगे, हम घर अभी नहीं बनाते हैं, अभी बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, सब्जियां अभी इतनी महंगी हो गई, नहीं खरीदते, कल खाएंगे पनीर, ठीक है, डिमांड कम हो जाता है। तो जब डिमांड कम होगा तो इन्फ्लेशन भी आपका कंट्रोल होगा। तो रिड्यूस द मनी सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, ये सी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है ना क्लास। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर सी है। हमेशा याद रखिएगा, मैंने आपको बताया है कि जैसे एक एग्जाम्पल ले लो कि एक मार्केट में 10 पेन है, ठीक है, मार्केट में 10 पेन है, सप्लाई भी 10 पेन की हो रही है मार्केट में, डिमांड जो है वो 2 लोगों की है, 2 लोगों को ही खाली पेन चाहिए, तो आराम से जो पेन का रेट है वो 10 रुपए तय कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अचानक से आरओ की एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर हो जाती है और आरओ की परीक्षा अगले ही दिन कर दी जाती है, ठीक है, अब डरना मत प्लीज, बस एग्जाम्पल दे रही, अगले ही दिन आरओ की परीक्षा कर दी जाती है। अब बच्चों की संख्या जो है लाखों में है, ठीक है, और काली पेन कितनी बची है, खाली 10 ब्लैक पेन ही बची है, और डिमांड कितनी है, लाखों में है, लाखों बच्चों को ये काली पेन चाहिए और मार्केट में खाली 10 काली पेन बची है। तो अब बताओ जो सप्लायर है वो क्या करेगा, वो इस 10 रुपए की पेन को 1000 रुपए में भी बेचेगा, चाहे मन करेगा 2000 रुपए में भी बेचेगा। तो इससे क्या हुआ, ये 10 रुपए की पेन जो 10 रुपए की थी वो आज 1000, 2000, 3000 में बिक रही है। क्यों? क्योंकि अचानक से डिमांड बढ़ गई। क्या हो गया, पेन की डिमांड बढ़ गई, तो पैसे का ये क्या हो गया, ये आपका पेन महंगा हो गया। इसी तरीके से हमेशा याद रखना, अगर आप लोगों के हाथ में खूब ढेर सारा पैसे दे दोगे तो उससे भी डिमांड बढ़ जाएगी। अब किसी के पास खूब पैसा आ गया, बैंक ने कहा कि हम 0 इंटरेस्ट लगा रहे हैं, जिसको हमारे यहाँ से लोन लेना है लो आके, सब दौड़ के जाएंगे बैंक में, करोड़ों करोड़ों का लोन लेके आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम वो पैसे वापस कर देंगे, इंटरेस्ट तो लग ही नहीं रहा है। अब सबके पास जब पैसे आ जाएंगे तो सब हर सामान को खरीदना चाहेंगे, और जब सब हर सामान को खरीदना चाहेंगे सामान की कीमतें खुद ही बढ़ जाएंगी। तो यही कॉन्सेप्ट होता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो लोगों के हाथ से पैसे छीन लो, टाइट मनी पॉलिसी कर लो, लोगों की डिमांड घटेगी, इन्फ्लेशन भी घटेगा। क्लियर हो गया होगा यहाँ पर, ये सब चीजें मैंने आपको बताई है। अब देखो यहाँ पर बोला गया है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ग्रीन इंडेक्स जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो ग्रीन इंडेक्स है वो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। सी आपका सही उत्तर है। ये तो डायरेक्ट प्रश्न था। अब ये एक और प्रश्न है, यहाँ पर ISO के मानक दिए गए हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद इट्स परफॉर्मेंस। तो ISO 9000, ठीक है, 14000, 599, 999, 200, 000 है, ठीक है, तो कौन सा इसमें से गलत है बताइए, ISO के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पर ABCD में से सही उत्तर क्या हो जाएगा क्लास, तो यहाँ पर D जो है वो आपका गलत है। हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पर, जब हम ISO 22000 की बात करते हैं तो ये फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है, खाद्य सुरक्षा से, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दिया गया था रिस्क मैनेजमेंट, नहीं, ये खाद्य सुरक्षा से रिलेटेड है, तो डी आपका सही उत्तर था। अब यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं था। तो अब ये सब प्रश्न आसान है तो आप लोग कर लीजिएगा क्लास। देखिए कितने प्रश्न बचे हुए हैं अभी आपके, अभी बचा हुआ है, चलो कर लेते हैं जल्दी जल्दी एक बार, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं था। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि मनमोहन सिंह जो थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, किस समय, 1992 में, जब LPG आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जब बात हुई थी। तो ये कभी भी कहीं के मुख्यमंत्री नहीं थे, ये सीधे प्राइम मिनिस्टर बने थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, RBI के गवर्नर भी थे ये।
अगला देखें हम, यहाँ पर क्या दिया गया है, निम्नलिखित राज्यों की स्थापना का सही आरोही क्रम बताइए। तो क्लास ये वाला जो प्रश्न है ना, ये आप होमवर्क करिए। क्यों? क्योंकि कल की क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। मैंने आपको पूरी कमिटीज के बारे में बताया था कि सबसे पहले एस के धर कमेटी थी। एस के धर कमेटी ने क्या रिकमेंड किया? एस के धर कमेटी ने कहा कि जो भी स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन होगा, स्टेट का जो गठन होगा, वो भाषाई आधार पर नहीं होगा। वो किस आधार पर होगा? प्रशासनिक आधार पर, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पर। उसके बाद जीवीपी कमेटी आई, जवाहरलाल नेहरू, विठल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल और आपके पट्टाभी सीतारमैया, जीवीपी कमेटी। इन्होंने क्या कहा? जो स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन, जो गठन होगा ना, वो किस आधार पर होना चाहिए? प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। तो स्टार्टिंग की जो दोनों कमिटीज थी, उन्होंने भाषाई आधार पर गठन को क्या कर दिया था? मना कर दिया था। लेकिन उसके बाद पोट्टी श्रीराम मल्लू आमरण अनशन के चलते उनका मृत्यु हो गई, ठीक है। और फिर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, तेलुगु स्पीकिंग राज्य को अलग किया गया, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, ठीक है। और फादर ऑफ आंध्र प्रदेश हम पोट्टी श्रीराम मल्लू को कहते भी हैं। और फिर 1953 में ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया, जिसमें कि एच.एन. कुंजरू थे, याद है ना ये सब चीजें, के.एम. पनिक्कर थे और फैजल अली थे। तो याद रखिएगा। और यहाँ पर मैंने कल आपको कुछ राज्यों के बारे में भी बताया था। ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग मुझे जरूर बताएंगे। अब यहाँ पर बोला गया है कि गोल्डी लॉक जोन क्या है। गोल्डी लॉक जोन क्या है बताइए। गोल्डी लॉक शब्द निम्नलिखित में से किससे संदर्भित है? यहाँ पर लिमिट ऑफ हैबिटेबल जोन अबव द अर्थ सरफेस, the area inside the earth where the shale gas is available, discovery of planet like earth in the outer space, या discover of meteoroids containing the precious metal। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो गोल्डी लॉक है वो आपका क्या है? ये है बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक ग्रह की खोज की गई है, जिसका की नाम गोल्डी लॉक जोन रखा गया है। ध्यान दीजिए, गोल्डी लॉक का संबंध बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे ग्रहों की खोज से है, ये याद रखिएगा। वैसे अब ये प्रश्न नहीं पूछेगा। अब बताइए कि डीपीएसपी को, नीति निदेशक तत्वों को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2 में, 3 में, 4 में, या फिर इनमें से कोई नहीं? डीपीएसपी की बात की गई है, राज्य के नीति निदेशक तत्व की जो हम बात करते हैं, जिसको कि हम डिस्कस करते हैं पार्ट 4 में, वो कितने हिस्सों में डिवाइडेड है? 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, कितने में? तो वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डीपीएसपी 3 भागों में आपके विभाजित है, जिसमें कि समाजवादी, ठीक है, कुछ ऐसे डीपीएसपी हैं जो कि सोशलिज्म से इंस्पायर्ड हैं, कुछ गांधीयन फिलॉसफी पर बेस्ड है, गांधीवाद, और कुछ पश्चिमी उदारवादी, लिबरल, ठीक है, वेस्टर्न लिबरलिज्म पर बेस्ड है। तो डीपीएसपी को जब आप पढ़ते हैं तो ये मुख्यतः हमें 3 कैटेगरी में दिखते हैं। जैसे विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करने की जो बात है, वो हम कहाँ से देखते हैं? गांधीयन फिलॉसफी से, ठीक है। वो हम लोग क्या बात करते हैं? कोऑपरेशन की, कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो वो भी समाजवादी से, समाजवादी कह रहे हैं, गांधीयन प्रिंसिपल से। तो ये याद रखिएगा। एनिमल हस्बेंड्री की बात करते हैं तो गांधीयन प्रिंसिपल से। तो वही बात यहाँ पर की गई है। चलो अगला प्रश्न दिया गया है, एंटी डिफेक्शन लॉ किसमें है? 2nd में, 5th में, 8th में, या फिर 10th में? तो ये तो बहुत ही आसान है। अनुसूची में दल बदल से संबंधित कौन सा है? 10वीं है, ठीक है। डी आपका सही उत्तर है, ये पता होगा आपको। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा कालीन स्थल जो है वो गुजरात में स्थित है? तो बताइए, कालीबंगा कहां पर है? मैंने आपको बताया है, कालीबंगा राजस्थान में है, जहां से क्या मिला है? जुता हुआ खेत मिला है। कालीबंगा मतलब काली चूड़ियां, ठीक है। फिर लोथल, जहां से हमें डॉकयार्ड मिला है, ये कहां पर है? गुजरात में है। अभी यहाँ पर हादसा भी हुआ था ना, एक IITN की रिसर्चर थी, कोई स्टूडेंट थी, वो उसकी मृत्यु हो गई थी। मोहनजोदारो नहीं, कालीबंगा नहीं, तो हटा दो, 1 हटा दो, 3 हटा दो, 3 हटा दो। सही उत्तर क्या मिल गया? 2 और 4, जो धौलावीरा है और लोथल है, ये कहां पर है? ये गुजरात में है, ठीक है क्लास। यहां पर अगर आप देख लें, एक बार देखना चाहें तो देख भी सकते हैं।
एक मिनट, ये क्या हो गया, डिस्कार्ड। ध्यान दीजिए क्लास, जो बताने जा रही हूँ एक बार इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा आप लोग। जैसे जब हम हड़प्पा की बात करते हैं तो 1921 में इसका उत्खनन किया था किसने, दयाराम साहनी ने। परीक्षा में पूछा जाता है कहाँ पर है ये, पाकिस्तान में है। मोहनजोदाड़ो की बात करते हैं, जोदड़ो की बात करते हैं तो 1922 आर.डी. बनर्जी। यहाँ पर याद रखिएगा सबसे पहली खोज जो है वो हड़प्पा की हुई है 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। उसके बाद हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं 1922 में आर.डी. बनर्जी द्वारा, जो कि पाकिस्तान प्रांत में है, सिंध के। फिर हम बात करते हैं रंगपुर की, याद रखिएगा ये आपका है काठियावाड़ में, रोपड़, कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, वेरी इंपॉर्टेंट। आलमगीरपुर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूपी में है। इसकी खोज किसने की है, यज्ञदत्त शर्मा ने की है। ये यूपी में कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, मेरठ में है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बताया है। उत्तर प्रदेश में जो जो आपके हड़प्पन साइट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। एक आलमगीरपुर में है, याद रखिएगा, ठीक है, बारगांव में है, हुलास में है, मांडी में है, सनौली में है, सोथी में है। ये सारे इंडस वैली साइट्स जो हैं वो कहाँ पर हैं, उत्तर प्रदेश में हैं। अगर आपको नहीं पता है तो जहां पर भी नोट्स बना रहे हैं वहां पर इन साइट्स के नाम लिख लीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपके RO ARO UPPCS प्रीलिम्स, साथ ही साथ UPPCS मेंस के लिए ये साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको लिख जरूर लीजिएगा। चलिए अब आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। आप लोग बताइएगा जरूर क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जो भी आपके मित्र हैं उनके साथ शेयर करिएगा क्लास, ठीक है। और लास्ट में जाते जाते आप लोगों से कहूंगी कि खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, ठीक है। अपने पे विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पे विश्वास रखिए, माता पिता के आशीर्वाद पे विश्वास रखिए। आपके जो शुभ चिंतक हैं, जो चाहते हैं कि आप जीवन में आगे बढ़ें, उनका भी आशीर्वाद आपके साथ सदैव बना हुआ है। और हम फैकल्टीज तो आप लोगों को आशीर्वाद देते ही हैं कि आप लोग खूब आगे जाएं और खूब ऊंचाइयों को पाएं। फिर उसके बाद किसी इंटरव्यू में कहें कि मैम ऐश्वर्या मैम से पढ़े थे, तो उसी दिन हमारे जीवन का जो ये परिश्रम है वो सफल हो जाएगा। क्लास बस अपने पे विश्वास ज़रूर रखिएगा, कभी भी किसी का गलत मत करिएगा, अपने बारे में सोचिए, ठीक है। और कभी कोई एक दो लोग आपकी निंदा कर देते हैं तो भूल जाइएगा, बोला था ना, निंदक नियरे राखिए, आंगन फुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। तो हमेशा अपनी निंदा को स्वीकार करिए, लेकिन परेशान मत होइए, उसको इग्नोर करके पढ़ाई करिए, अपने पे विश्वास रखिए। जब भी बहुत दुख लगे किसी मिरर के सामने खड़े हो जाइए, अपनी आंखों में आंखें डालिए, ठीक है, खुद अपने आप को देखिए और पूछिए कि मैं इतना कमज़ोर या कभी नहीं बन सकता, ठीक है, कभी नहीं बन सकती। तो थोड़ा सा परिश्रम लेकिन आपको करना पड़ेगा और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। जीवन में नाइंसाफ़ी किसी के साथ नहीं होगी, ईश्वर सबके साथ इंसाफ करेगा। भगवान पे भरोसा रखते हुए, मानवता को का ध्यान देते हुए बस आप लोग अच्छे से पढ़िए। तो थैंक यू सो मच क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन खूब अच्छा जाए, आप लोग खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें, आपका दिन मंगलमय हो और आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच क्लास।